हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर सब। तो अब गाइस आज जो हम लोग नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रॉम रशिया विथ लव, जिससे कि एक ब्रिटिश राइटर इयान फ्लेमिंग के द्वारा लिखा गया है। और ये बुक यूनाइटेड स्टेट्स के जो 35th प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, तो ये उनके टॉप 10 फेवरेट बुक्स के लिस्ट में से ये एक बुक है। और इयान फ्लेमिंग जब द संडे टाइम्स नाम के एक न्यूज़पेपर के लिए या उसके काम के सिलसिले में जब वो टर्की गए हुए थे ताकि वहाँ पर वो इंटरपोल कॉन्फ्रेंस को रिपोर्ट कर सके, तो टर्की जाकर वहाँ के सिचुएशन को और वहाँ के एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करने के बाद और फिर वापस वहाँ से ओरिएंट एक्सप्रेस नाम के एक ट्रेन में बैठकर वापस ब्रिटेन लौटने के बाद उन्हें ये आइडिया आया कि वो अपने इस पूरे ट्रिप को एज अ सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं एक नोवेल लिखने के लिए। और क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर भी चल रहा था, जिस बीच ईस्ट और वेस्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लैश चल रहे थे, मेनली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और उनके आइडियोलॉजीज़ को लेकर, तो इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके और इसे अपने इमेजिनेशन के साथ मिक्स करके उन्होंने इस वर्क को लिखा है। तो अब देखिए, इस वर्क को डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और ये नॉवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो नाउ इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस वर्क को इस ईयर 1956 के दौरान लिखा गया और फिर एक साल के बाद यानी 8 अप्रैल 1957 में इसे पब्लिश किया गया। और ये बुक इयान फ्लेमिंग की एक सीरीज ऑफ कलेक्शन यानी इयान फ्लेमिंग की 12 बुक्स की एक सीरीज थी, जिसमें से ये जो बुक है फ्रॉम रशिया विद लव, तो ये उन 12 बुक्स में से जो 5th बुक थी या जो 5वीं बुक थी, तो ये उस 5th नंबर को होल्ड करता है। इस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये वर्क एक स्पाई थ्रिलर या एक स्पाई फिक्शन वाले जॉनर में और कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि इस नावल के भीतर हमें दुनिया भर के स्पाई और सीक्रेट एजेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से जेम्स बॉन्ड जो है तो वो हमारे प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर होते हैं, जो कि ब्रिटिश के सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस M16 के लिए वो एज अ सीक्रेट एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। और इसके अलावा इस नावल में हमें कंस्पिरेसी और सीक्रेट इवेंट्स और ऑपरेशन या मिशन भी देखने को मिल जाता है, जो कि स्पाई फिक्शन का ही एक एलिमेंट है। फिर इस नावल का थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसे इंग्लैंड के कैपिटल लंदन में और टर्की के एक सिटी इस्तांबुल शहर में इसे सेट किया गया है। और इसके अलावा ये नावल लव एंड रोमांस, डिसेप्शन एंड बिट्रेयल और कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के थीम से डील करता है। और फाइनली इस नावल का लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इयान फ्लेमिंग ने ये डिसाइड किया होता है कि इस नावल के एंड में वो हमारे हीरो जेम्स बॉन्ड की स्टोरी का भी डी एंड करवा देंगे या उसे मरवा देंगे इस स्टोरी के लास्ट में, क्योंकि उनके एक लेटर के अकॉर्डिंग उनके पास अब और ज़्यादा कुछ बचा नहीं था जेम्स बॉन्ड के ऊपर लिखने के लिए। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस नावल से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा नावल है फ्रॉम रशिया विथ लव, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि सोवियत यूनियन का जो काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी होता है या जो सीक्रेट एजेंसी होता है, जिसका नाम स्मर्श है, और जो कि दूसरे देश के एजेंट्स को या उनके दुश्मनों को सोवियत से एलिमिनेट करने का या उन्हें हटाने का काम करते हैं। तो अब ये स्मर्श जो सीक्रेट एजेंसी है, तो इस एजेंसी के जितने भी जो सीनियर मेंबर्स होते हैं, तो ये सभी लोग आपस में मिलकर ये लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब तक वो कितनी बार फेल हो चुके हैं, उनके कितने सारे जो मिशंस थे हाई प्रोफाइल मिशंस, तो वो भी फेल हो चुके हैं। इसीलिए वो लोग अब ये सोच रहे होते हैं कि अब उन्हें कुछ ऐसा करना होगा कि उनकी जो खोई हुई इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, वो उसे दोबारा से रीगेन कर ले और वो दोबारा से सोवियत गवर्नमेंट के नज़रों में वो ऊंचा उठ जाए। तो इनका प्लान बेसिकली ये होता है कि वो किसी ऐसे फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंट को या सीक्रेट एजेंट को मरवा दे या उसका कत्ल करवा दे, जिससे कि सोवियत गवर्नमेंट ने एज अ एनिमी के तौर पे या दुश्मन के तौर पे डिक्लेयर कर दिया हो। तो अब काफ़ी अच्छे से सोचने और समझने के बाद उस एजेंसी के सभी लोग इस बात पर राज़ी होते हैं कि जेम्स बॉन्ड, जो कि ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस M16 के खास एजेंट हैं, तो वो यानी जेम्स बॉन्ड उनके इस मिशन या टारगेट के लिए वो एकदम बेस्ट कैंडिडेट हैं और वो उसे अपना निशाना बना सकते हैं, क्योंकि जेम्स बॉन्ड ने पहले भी
उन्होंने स्मर्श एजेंसी के कई सारे एजेंट्स जैसे कि ले चिफर, मिस्टर बिग और ह्यूगो ड्रैक्स जैसे कई सारे सोवियत एजेंट्स को उन्होंने हराया है, और प्लस उन्होंने सोवियत यूनियन के कई सारे ऑपरेशंस को फेल किया है, नाकामयाब कर दिया है। इसलिए सोवियत गवर्नमेंट ने उन्होंने जेम्स बॉन्ड को एज अ स्टेट एनिमी डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने यानी स्टेट गवर्नमेंट ने जेम्स बॉन्ड के खिलाफ डेथ वारंट भी इशू करवा दिया होता है। तो अब स्टोरी में फिर आगे क्या होता है कि स्मर्श एजेंसी के दो चीफ प्लानर जिनका नाम कर्नल क्रॉन्स्टीन और कर्नल रोजा क्लेब होता है, तो ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे वो लोग जेम्स बॉन्ड को अपने प्लान में फंसाकर वो उसे मार गिराएंगे। तो उनका प्लान बेसिकली ये होता है कि वो इस मिशन के लिए वो लोग उनके ही एक एजेंट जो कि एक ब्यूटीफुल सी यंग साइफर क्लर्क होती है इस्तांबुल शहर में, तो वो उसकी मदद से वो इस मिशन को पूरा करेंगे। और साइफर क्लर्क का मतलब होता है एक कोड क्लर्क या एक साइफर ऑफिसर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या क्रिप्टिक मैसेजेस को डिकोड करने का काम करता हो। तो ये जो ब्यूटीफुल सी यंग साइफर क्लर्क होती है जो कि स्मर्श एजेंसी की उनके इस मिशन में मदद करने वाली होती है, तो उसका नाम टाटियाना रोमानोवा होता है। और ये बेसिकली ब्रिटिश एजेंसी के सामने ऐसे एक्ट करने वाली होती है कि वो सोवियत गवर्नमेंट या सोवियत स्टेट को छोड़कर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या उसके एजेंसी की मदद करना चाहती है, क्योंकि उसे जब एक सीक्रेट फाइल के अंदर जेम्स बॉन्ड का फोटोग्राफ मिला तो उसके फोटोग्राफ को देखकर वो उससे प्यार करने लगी, और अब वो उसके प्यार में बिल्कुल दीवानी हो गई है। और इतना ही नहीं, वो ब्रिटिश एजेंसी को एक सीक्रेट डिवाइस जिसे कि स्पेक्टर डिकोडर कहा जाता है और जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या क्रिप्टिक मैसेजेस को डिकोड करने का काम करता है, और जिसके लिए ब्रिटिश एजेंसी वाले काफ़ी लंबे समय से तलाश कर रहे थे और उसे पाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो लेडी टाटियाना उन्हें वो डिवाइस भी ऑफर करेगी जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश एजेंसी फिर मना नहीं कर पाएंगे। और एक बार जब जेम्स बॉन्ड टाटियाना के करीब आ जाएंगे या उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर स्मर्श एजेंसी वाले या उनके जो लोग हैं वो उसे यानी जेम्स बॉन्ड को किसी तरह से मरवा ही देंगे। और प्लस वो जेम्स बॉन्ड पर ये एक झूठा इल्ज़ाम भी लगा देंगे कि वो यानी जेम्स बॉन्ड टाटियाना के थ्रू वो रशियन गवर्नमेंट या रशियन सीक्रेट एजेंसी वालों के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बेसिकली उनका पूरा प्लान होता है डिसेप्शन और बिट्रेयल यानी धोखेबाजी और गद्दारी का इस्तेमाल करके जेम्स बॉन्ड को मारने का। तो अब स्टोरी में फिर आगे क्या होता है कि टाटियाना रोमानोवा जो कि स्मर्श एजेंसी की मदद कर रही होती है, तो उसे खुद भी उन लोगों के पूरे प्लान के बारे में बताया नहीं गया होता है। उसे बस इतना बताया गया होता है कि वो जेम्स बॉन्ड के प्यार में या उनके प्यार में आने की एक्टिंग कर रही है। और जब बाद में टाटियाना फिर ब्रिटिश एजेंसी को कांटेक्ट करके वो उन्हें ये बताती है कि वो सोवियत गवर्नमेंट को छोड़कर वो ब्रिटिश एजेंसी की मदद करना चाहती है, और प्लस वो उन्हें स्पेक्टर डिकोडर नाम के एक डिकोडिंग डिवाइस भी देने का ऑफर करती है। बट वो उन लोगों के सामने ये भी शर्त रखती है कि वो उन लोगों को ये डिवाइस तभी देगी जब जेम्स बॉन्ड खुद उसे इस्तांबुल लेने के लिए आएंगे, क्योंकि वो जेम्स बॉन्ड से बेहद प्यार करती है। तो अब ब्रिटिश एजेंसी को टाटियाना की ये कंडीशन थोड़ी वियर्ड ज़रूर लगती है और उन्हें थोड़ा शक भी होता है, बट वो डिवाइस उनके लिए इतना प्रीशियस या ज़रूरी होता है कि वो लोग फिर ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के हेड जिन्हें कि एम नाम से रेफ़र किया गया है, तो वो फिर फ़ौरन जेम्स बॉन्ड को इस्तांबुल के लिए रवाना कर देते हैं या उसे डिस्पैच कर देते हैं। और इस्तांबुल पहुंचने पर जेम्स की मुलाकात या कांटेक्ट सबसे पहले डार्को करीम नाम के एक व्यक्ति से होती है जो कि इस्तांबुल सिटी में वो ब्रिटिश सब स्टेशन के हेड होते हैं, जिनके साथ मिलकर जेम्स फिर आगे वो पूरे शहर में वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर देते हैं जिसकी मदद से टाटियाना उन तक इजीली पहुंच जाए। और इसी बीच जेम और करीम के बीच भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर बाद में जेम्स और करीम ये दोनों फिर करीम के ही किसी दोस्त के यहाँ विजिट करने के लिए वो जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में वहीं के कोई लोकल गैंग मेंबर्स उन पर अटैक कर देते हैं। और करीम फिर बाद में वो जेम्स को ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो गैंग मेंबर्स थे वो असल में रशियन के लिए काम करते हैं और कई बार उन्होंने करीम के ऊपर अटैक करने की और उनके जान लेने की भी कोशिश की होती है। जिसके बाद फिर वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो उस गैंग मेंबर्स के लीडर का पता लगाएंगे और जेम करीम की मदद करते हैं इस टास्क को पूरा करने में।
और फिर उस रात जब जेम्स अपने होटल के रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर वो ये देखते हैं कि टाटियाना उनके बेड पर बैठकर वो उनका इंतज़ार कर रही होती है। और उसे वहां देखकर वो फिर फ़ौरन टाटियाना और उस स्पेक्टर नामक डिकोडिंग डिवाइस को ब्रिटेन ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। बट टाटियाना जेम्स से बार बार इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें ओरिएंट एक्सप्रेस नाम के एक ट्रेन से जाना चाहिए। तो जेम्स भी उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं और वो टाटियाना के इस रिक्वेस्ट पर राज़ी हो जाते हैं। और वो यानी जेम्स फिर करीम को भी उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। अब इसके बाद फिर स्टोरी में आगे क्या होता है कि जब ये तीनों लोग यानी टाटियाना, जेम्स और करीम जब ये तीनों लोग ओरिएंट एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो ब्रिटेन वापस जा रहे होते हैं, तो तभी उस दौरान ट्रेन के भीतर ही करीम को 3 रशियन एजेंट्स दिख जाते हैं जिन्हें वो पहचान लेते हैं। इसीलिए वो फिर क्या करते हैं कि वो उस ट्रेन में मौजूद जो ऑफिशियल्स होते हैं तो वो उन्हें पैसे देकर या घूस खिलाकर वो उन 3 रशियन एजेंट्स में से वो उन उसमें से 2 रशियन एजेंट्स को तो बाहर निकलवा देते हैं। बट उनमें से एक रशियन एजेंट अभी भी ट्रेन के भीतर ही मौजूद होता है, जिसकी वजह से करीम काफ़ी नर्वस महसूस करते हैं और वो फिर जेम्स को सजेस्ट करते हैं कि उन्हें उस ट्रेन से उतरकर उन्हें लंदन के लिए सीधा फ्लाइट ले लेना चाहिए। बट जेम्स टाटियाना के पीछे ऐसे सम्मोहित हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि वो करीम के सजेशंस को वो उसे नकार देते हैं, उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं। जिसके बाद सुबह होने पर करीम की डेथ हो चुकी होती है और उस ट्रेन में हम ये देखते हैं कि करीम की लाश मिलती है उस तीसरे रशियन एजेंट के साथ ही, यानी करीम और उस थर्ड रशियन एजेंट जो कि ट्रेन में रह गया होता है। तो इन दोनों की ही सुबह डेथ हो चुकी होती है उस ट्रेन के भीतर। जिसके बाद फिर एक और व्यक्ति जेम्स के पास आकर वो उनसे ये कहता है कि वो ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस का ही एक एजेंट है जिसका नाम कैप्टन नैश होता है। और वो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो भी अभी ड्यूटी पर है और वो उन्हें अकॉम्पनी करेगा टाटियाना की सेफ्टी के लिए। तो टाटियाना को यहाँ पर इस आदमी के पहचान पर या इसके आइडेंटिटी पर शक ज़रूर होता है, बट जेम्स को ये लगता है कि ये व्यक्ति जो कि खुद को कैप्टन नैश कह रहा है तो इसे ज़रूर M16 के लीडर या उसके हेड एम ने उनके सेफ्टी के लिए भेजा होगा। इसीलिए जेम्स भी टाटियाना को ये समझाने लगते हैं कि तुम इतना मत सोचो, ये हमारा ही आदमी है। जिसके बाद जेम्स उसे यानी कैप्टन नैश को वो उनके साथ आने देते हैं। और डिनर के दौरान ये कैप्टन नैश फिर क्या करता है कि ये उन लोगों के खाने में ये किसी तरह का कोई नशे की या नींद की दवाई मिला देता है, जिससे कि खाकर वो दोनों यानी जेम्स बॉन्ड और टाटियाना ये दोनों फिर सो जाते हैं। और फिर बाद में ये कैप्टन नैश जो होता है ये खुद जेम्स बॉन्ड को जगा कर उसके सामने बंदूक तान कर ये जेम्स के सामने ये रिवील करता है कि वो कोई कैप्टन नैश नहीं है बल्कि उसका नाम तो रेड ग्रांट है, जिसे कि सोवियत के एक सीक्रेट एजेंसी स्मर्श ने उसे मारने के लिए भेजा है या अपॉइंट किया है। और ये रेड ग्रांट क्या करता है कि ये जेम्स को सीधा सीधा मार देने के बजाय ये जेम्स को अपने पूरे प्लान के बारे में बताने लगता है और उसके सामने शो ऑफ करने लगता है। जैसे कि पहले तो वो जेम्स को ये कहता है कि वो सीधे उसके दिल में गोली मार कर उसे मारेगा। फिर दूसरी चीज़ वो जेम्स ये कहता है कि वो उन दोनों की यानी जेम्स और टाटियाना उन दोनों की किसी तरह की कोई लव मेकिंग की एक फिल्म फुटेज शूट करके वो उसे जेम्स के लगेज में रख देगा ताकि जेम्स सेक्स स्कैंडल के किसी केस में फंस जाए। फिर तीसरी चीज़ वो उनसे ये कहता है कि वो टाटियाना को भी मार देगा जो कि उनकी ही एजेंट है, तो वो उसे भी मार देगा और वो उसे खिड़की से नीचे फेंक देगा। और चौथी चीज़ वो ये कहता है कि वो जो स्पेक्टर डिकोडिंग डिवाइस है तो वो असल में एक बॉबी ट्रैप डिवाइस होता है जो कि एग्जामिन करने पर वो फट जाएगा या एक्सप्लोड हो जाएगा। तो कितना बेवकूफ़ आदमी होता है कि वो अपने सारे प्लान के बारे में अपने पूरे प्लान के बारे में सब कुछ अपने दुश्मन को बता देता है। तो अब जब रेड ग्रांट जेम्स को ये सभी बातें बता रहा होता है तो तभी उस दौरान जेम्स को थोड़ा समय मिल जाता है और जेम्स फिर क्या करते हैं कि वो अपने सिगरेट के केस को जो कि एक मेटल से बना हुआ एक केस होता है तो वो उस मेटल से बने सिगरेट के केस को वो अपने बुक के बीच में डाल देते हैं, जिससे कि उन्होंने अपने हाथ में पकड़ के रखा होता है। और जब रेड ग्रांट गोली चलाता है तो तब जेम्स को उस मेटल के केस की वजह से गोली नहीं लगती है,
जिसे कि उन्होंने उस बुक में छुपा लिया होता है और अपने सामने कर लिया होता है। तो जेम्स को वैसे तो गोली नहीं लगती है, बट वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें गोली लग गई है और वो मर चुके हैं, वो ऐसी एक्टिंग करते हैं। और जब रेड ग्रांड उनके ऊपर से पैर रखकर जा रहे होते हैं तो तभी जेम्स दोबारा से वापस उठकर वो रेड ग्रैंड को अटैक कर देते हैं और वो उसे मार देते हैं। जिसके बाद फाइनली स्टोरी के लास्ट में क्या होता है कि स्टोरी के लास्ट में जेम्स फिर पेरिस जाकर वो टाटियाना और उस स्पेक्टर डिकोडिंग डिवाइस को, इन दोनों को वो अपने सुपीरियर्स को हैंडओवर कर देते हैं। जिसके बाद उनकी मुलाकात लास्ट में स्मर्श एजेंसी के हेड प्लानर कर्नल रोजा क्लेब से हो जाती है, जिसे कि वैसे तो वो लोग कैप्चर कर लेते हैं, बट रोजा क्लेब जेम्स को अपने जूतों में लगे एक ब्लेड से अटैक कर देती है जो कि पॉइजन होता है, जहरीला होता है, जिसकी वजह से जेम्स फिर ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो अपनी सांसों के लिए लड़ने लगते हैं। और इसी पॉइंट पर आकर ये नावल जो है वो ख़त्म होता है। तो इस तरह से स्टोरी ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।